नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, भूमि से अधिक उपज और गुणवत्तायुक्त उत्पादन लेने के लिए मृदा का स्वस्थ रहना जरूरी है, क्योंकि मिट्टी और मनुष्य का संबंध पुरातन है। तो इसी पर आधारित है हमारा आज का वृत्तचित्र मिट्टी और हम। हजारों वर्षों से खेत की मिट्टी पीढ़ी दर पीढ़ी को भोजन, ईंधन, वस्त्र, औषधि तथा लकड़ी प्रदान करती आ रही है, किंतु इसकी तकनीकी जानकारी का अभाव है, जिससे मिट्टी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। परिणाम स्वरूप मिट्टी बह जाएगी, मिट्टी मर जाएगी और अपने साथ जीवित प्राणियों को भी ले जाएगी। जब तक इसके बारे में वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करके इसका सही प्रबंधन नहीं होगा, अनर्थ हो सकता है। मिट्टी जिस पर खेती होती आ रही है, पत्थरों से बनती है। मिट्टी के बनने वाले कारकों में भिन्नता होगी तो कई रूप, रंग व गुणों वाली होगी। लाल, काली, पीली, धूसर रंग की मिट्टियां इसकी उदाहरण हैं, जिसे जलवायु, जीव जंतु, स्थलाकृति तथा समय संयुक्त रूप से सैकड़ों वर्ष तक अपने प्रभाव से बनाते हैं। यदि 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर 2.5 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की परत बनती है, तो स्थान, जलवायु आदि के अनुसार 500 से 1000 वर्षों में बनती है। 1950 में एक आदमी का अगर हम अनुपात लें मिट्टी और आदमी का, तो एक आदमी के पास 0.34 हेक्टेयर ज़मीन थी और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक ये घट करके 0.12 हेक्टेयर हो जाएगी। तो आदमी तो बढ़ रहे हैं और मिट्टी यानी खेती जिस पर होती है, मृदा का क्षेत्रफल हम उस हिसाब से प्रति व्यक्ति घट रहा है। मिट्टी प्रकृति प्रदत्त ऐसी धरोहर है जो माने तो जीवन का आधार है। मिट्टी का पेड़ पौधों से तथा प्राणियों से और जीव जंतुओं से गहरा संबंध है, या ये कहें कि ये सभी एक दूसरे पर आधारित हैं। मिट्टी का खराब स्वास्थ्य सभी को अस्वस्थ कर सकता है। मिट्टी के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुण ही पेड़ पौधों को आधार प्रदान करने के साथ साथ पोषण भी प्रदान करते हैं। लगभग 14 से 15 विभिन्न मृदा गुण धर्म पेड़ पौधों की वृद्धि एवं उनके जीवन चक्र को पूरा करने में योगदान करते हैं। यही पौधे पृथ्वी के सभी जीव को तरह तरह के भोज्य पदार्थ तैयार करके देते हैं। यदि किसी कारण इन गुणों में गिरावट या निम्नीकरण आती है, तो पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को भी प्रभावित कर सकती है। मिट्टी का क्यों ह्रास हो रहा है, क्यों खराब हो रही, क्यों इसका कार्ड बन रहा है, इसके मुख्य कई कारण हैं, जिसमें हम आपको बता दें कि पहला कारण है कि मिट्टी कट बह जा रही है। किसान मेड़ नहीं लगाते, दिक्कत है, वो सोचते ही नहीं इसके बारे में कि मिट्टी बचनी चाहिए। आपको बताएं कि अगर 1 हेक्टेयर खेत से 1 मिलीमीटर मिट्टी बह जाए तो 15 टन मिट्टी बह जाती है, और 1 टन मिट्टी में क्या होता है, 4 किलो नाइट्रोजन होती है, लगभग 1 किलो फास्फोरस होता है, 20 किलो उसमें पोटास रहता है और 2 किलो कैल्शियम रहता है। इसके अलावा और सूक्ष्म तत्व और भी जीवांश सब ये बह जाता है। मृदा पोषक तत्वों का भंडार है। जिन रासायनिक तत्वों से पेड़ पौधों का जीवन चक्र चलता रहता है और उसी में 4-5 रासायनिक तत्व की सूक्ष्म मात्रा मिलने से प्राणियों तथा तमाम जीवों का जीवन चक्र चलता है, उसमें 14 तत्वों की आपूर्ति केवल मिट्टी करती है। जिन 16 पोषक तत्वों से पौधों का जीवन चक्र चलता है, उनमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, जो वायु एवं जल में प्रचुर मात्रा में है, उन्हीं से जीवों व प्राणियों का 90 से 95% शरीर बना होता है।
शेष 14 पोषक तत्वों की आपूर्ति केवल मृदा से होती है। मिट्टी के पोषक तत्व का भंडार खाली हो रहा है और होता चला जा रहा है, ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण ये है कि हम जो खेती में कार्य कर रहे हैं वो कुछ गलत हैं। जैसे हम आपको बताएं, अंधाधुंध सिंचाई करना खेत में नमक पैदा कर रहा है, खेतों में वूल जलूल का कृषि रसायन डालना नमक पैदा कर रहा है। कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको डालने से वो जहाँ भूमिगत जल ऊपर आ रहा है, जहाँ नहरों की सिंचाई है, वहाँ लवणीकरण हो रहा है, मिट्टी सफ़ेद ऊसर में बदल रही है। मिट्टी के ऊपरी 15 सेंटीमीटर गहराई से फसलों एवं पेड़ पौधों के खनिज तत्वों की 90% आपूर्ति होती है। पोषक तत्वों के उद्ग्रहण से मिट्टी में खनिजों की उपलब्धता घटती जा रही है। अतः मिट्टी के 14 पोषक तत्वों में से 11-12 पोषक तत्वों की कमी की सूचना मिल रही है। असंतुलित रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी के सभी पोषक तत्व तथा उसके भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों को अनुकूल बनाए रखने वाले कार्बनिक पदार्थ की मिट्टी में कमी पूरी पारिस्थितिकी को प्रभावित कर रही है। मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिंक तथा सल्फर की कमी अधिकांश भूमियों में पाई जा रही है। आवश्यकता है कि खेतों की मिट्टी का परीक्षण करके पोषक तत्वों की कमी की जानकारी प्राप्त करके उर्वरक एवं खादों का उपयोग किया जाए। मिट्टी परीक्षण से 4 लाभ हैं। पहला, मिट्टी की उर्वरता का पता चलता है। दूसरा, इसके आधार पर उर्वरकों की मात्रा निर्धारण की जाती है। तीसरा, मिट्टी में कोई समस्या है तो उसका पता चलता है तथा चौथा, उसे कैसे ठीक किया जाए इसका भी पता चलता है। मृदा परीक्षण सही उपाय, कम लागत और ज्यादा आय, इसकी जानकारी कृषक मित्रों को देना आवश्यक है। मृदा नमूना लेने की तकनीक सही ढंग से किसानों को समझाने की आवश्यकता है। इसी के लिए सरकार की ओर से देशव्यापी अपने खेत की मिट्टी पहचानिए योजना आंदोलन के रूप में कार्यान्वित की जा रही है। मृदा के गिरते स्वास्थ्य के प्रमुख कारण हैं अपरदन, जैसे मिट्टी का कटना, बहना, पोषक तत्वों की कमी, लेन देन में अंतर है, अर्थात उद्ग्रहण अधिक तथा आपूर्ति कम की जा रही है। असंतुलित उर्वरकों का प्रयोग, सिंचाई द्वारा जल का अंधाधुंध उपयोग, जिसके कारण मिट्टी में लवणों का इकट्ठा होना, भारी यंत्रों जैसे ट्रैक्टर से अधिक जुताई, मृदा संरचना का ध्वस्त होना तथा मिट्टी की कठोर परत बनना, खेत में जैविक खादों की नाम मात्र की आपूर्ति करना, मृदा अकृष्य उपयोग, अर्थात ऐसे भूभाग जहां की भूमि कृषि के लिए उपयोगी न हो, जहां तहां उपजाऊ भूमि पर कूड़ा फेंककर उसे कूड़ेदानी की तरह प्रयोग करना, बाग बगीचों की मिट्टी की उपेक्षा करना। मिट्टी का निम्नीकरण रोकना हो तो सजग होकर उसके स्वास्थ्य की देखरेख करनी होगी। प्रत्येक खेत की मेड़बंदी होनी चाहिए ताकि मृदा का निम्नीकरण न हो। समन्वित कृषि प्रणाली अपनाकर अपने को स्वस्थ, संपन्न तथा अच्छा पर्यावरण बनाए रखें। संतुलित उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर किया जाए। उर्वरकों का प्रयोग क्यों, कितना, कब और कैसे होना है जैसे प्रश्नों का उत्तर पाकर ही उर्वरक प्रयोग निर्धारित करना चाहिए। हम जो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, ये आपको बताएं कि इतना असंतुलन है कि शायद ही कुछ प्रतिशत किसान इसका संतुलित उपयोग कर रहे हैं, नहीं तो ज़्यादातर मनमाने ढंग से बारंबार बिना सोचे समझे उर्वरकों का प्रयोग हो रहा है, जिससे कि मिट्टी में की उर्वरता में गिरावट आ रही है।
जलवायु का ध्यान रहे कि खेत वर्षाधीन है या सिंचित तथा फसल की प्रजाति का ध्यान रखकर उसके अनुसार उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। आजकल जो अभियान चल रहा है मिट्टी का स्वास्थ्य कार्ड, जिसको बनवा लें और मिट्टी के परीक्षण के बाद ये पता चल जाएगा कि आपके मिट्टी में किस तत्व की कमी है, कितना डालना है, किस फसल के लिए कितना उर्वरक डालना है। ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि अब हम एक काम को करके और मिट्टी में एक संतुलन बनाने के लिए उर्वरकों का प्रयोग करें। कृषक मित्रों को चाहिए कि फसलों को फसल चक्र में अपनाकर खेती करें, कार्बनिक खादों का प्रयोग करें, सिंचाई के जल का सही उपयोग करें, खेत की कम से कम जुताई करके तथा संरक्षण जुताई अपनाएं। ईंट के भट्ठे में छोड़ी गई मिट्टी में पौधे का रोपण किया जाना चाहिए। समगतिशील खेती के लिए समन्वित फसल पोषण प्रबंध पर जोर दिया जाना चाहिए। समगतिशील या टिकाऊ अथवा सस्टेनेबल कृषि उत्पादन वह पद्धति है जिसमें लंबी अवधि तक भविष्य में लाभकारी उत्पादन मिलता रहे, अर्थात आने वाली भावी पीढ़ी को समान उत्पाद लाभ मिलता रहे तथा पर्यावरण अनुकूल बना रहे। अपने स्वास्थ्य के लिए, मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के स्वास्थ्य के लिए, अनुकूलता के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम फसलें बो के बदलें। एक फसल को बार बार नहीं, बदल कर फसलें बोएं। जैसे कि धान गेहूं की जगह हम दलहन भी बोएं, तिलहन भी बोएं, हम सब्जी भी लगाएं, किनारे किनारे कुछ फल के वृक्ष लगा दें, तो ये जितने तत्व हमें चाहिए वो सब के सब हमको मिलते चले जाएंगे। समन्वित गहन कृषि पद्धति का अभिप्राय है कि अनाज उत्पादन के साथ साथ नकदी फसलें जैसे दलहन, तिलहन, सब्जी, फल फूल को उगाया जाए तथा वनों को नियमित रूप से बढ़ाया जाए। इसमें पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, रेशम की खेती और लाख की खेती पर भी ध्यान दिया जाए। ये एक वैज्ञानिक सशक्त कथन है कि एक मुट्ठी मिट्टी पर हमारा जीवन निर्भर है। चाहे वो खाद्यान्न हो, चाहे ईंधन हो, चाहे लकड़ी हो, कपड़ा हो या औषधियाँ हो, कमोवेश से सब मिट्टी से ही हमें मिलती हैं। इसीलिए तो वेदों ने कह दिया, माता भूमि पुत्रो हम पृथ्विया। लेकिन आज की स्थिति अगर आपको बताएं कि मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसके बारे में थोड़ी और जानकारी कर लीजिए कि अगर हम कहें कि 1 इंच मिट्टी यानी 2.5 सेंटीमीटर अगर मोटी परत 1 हेक्टेयर या ऊपर बननी है तो इसको ये चट्टानों से करीब 1000 साल लग जाते हैं इसको बनने में, और ये बह कट जा रही है, हम चिंता नहीं कर पा रहे हैं। एक मुट्ठी मिट्टी पर हमारा जीवन निर्भर है। इसका सही तरह से पालन पोषण करेंगे तो मिट्टी हमें भोजन, ईंधन, वस्त्र, औषधि तथा लकड़ी भी देगी और हमारे चारों तरफ सौंदर्य को बिखेरेगी। मृदा के गिरते स्वास्थ्य को सुधारने तथा भविष्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि समन्वित पोषक तत्व प्रबंध पर ध्यान दिया जाए। रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ कार्बनिक खादों जैसे कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, खलिया, चीनी मिलों से निकला अवशेष पदार्थ तथा मुर्गी की खाद का प्रयोग हो या फिर दलहनी फसलों को फसल चक्र में नियमित स्थान मिले, हरी खाद प्रयोग की जाए तथा जैव उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए। लेकिन यदि मिट्टी के साथ दुर्व्यवहार होगा तो मिट्टी ढह जाएगी, मर जाएगी तथा मानव व अन्य जीवों को अपने साथ ले जाएगी।
हम कह सकते हैं कि मिट्टी पेड़ पौधों का पेट है। ये पोषक तत्वों का बैंक खाता है, अनंत जीवन का आधार है। अतः मेड़ बनाकर, पेड़ लगाकर, संतुलित पोषक तत्वों का पुनः चक्रण करके, सिंचाई के जल का अंधाधुंध उपयोग कम करके व संरक्षण जुताई करके कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ाकर मिट्टी को स्वस्थ बनाया जा सकता है, और यही हम सब का उद्देश्य भी होना चाहिए। किसान भाइयों, इस समय धान की फसल महत्वपूर्ण अवस्था में है। ऐसे में धान की फसल में कीटों के लगने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो इस समय धान की फसल में कौन कौन से कीट लगते हैं, उनके लक्षण क्या हैं और उसकी रोकथाम किस तरह से करें, इस विषय में जानकारी दे रहे हैं उदय प्रताप शासकीय महाविद्यालय के कीट वैज्ञानिक डॉक्टर कुलदीप सिंह। डॉक्टर साहब, इस समय धान के फसल में कौन कौन से कीट लगते हैं? जी, ये धान की बहुत महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इसमें धान बढ़वार कर रहा होता है, चूँकि कुछ ही दिनों में धान में फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी, इसलिए धान में इसमें कीटों का भी प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो प्रमुख कीट लगते हैं उसमें जिसको हम तना बेधक या स्टेम बोरर कहते हैं, राइस हिस्पा है, ग्रीन लीफ हॉपर है, वाइट बैग्ड प्लांट हॉपर है, ग्रास हॉपर है और एक ब्राउन प्लांट हॉपर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो और प्रमुख कीट हैं उनमें गंधी बग है, लेकिन अभी वो प्रकोप नहीं करता है। अभी आज की अवस्था में ये सब कीट प्रकोप करते हैं। अब बारिश अगर कम हो गई तो इसके साथ ही दीमक का प्रकोप बढ़ जाता है। तो प्रमुख कीट जो धान में हमारे इस समय की फसल में लगते हैं वो ये रहें। डॉक्टर साहब, ये तना बेधन जो कीट है वो फसल को किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं? ये बहुत ही नोटोरियस इंसेक्ट है। धान की फसल के लिए सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाला कीट यही है, क्योंकि ये स्टेम को, तने को नीचे से काट देता है और धान के खेत में किसान भाई अगर जाएंगे तो उनको लगेगा जो धान के पौधे के मध्य सिरा है उसको सूख गया है। तो देखने में ही लग जाता है कि इसको हम लोग अंग्रेजी में डेड हर्ट कहते हैं। डेड हर्ट नामक एक बीमारी पूरे खेत में कई जगह देखने को मिल जाती है। किसान भाई अगर इसको देखें कि 10 जो हिल होते हैं धान के, 10 पूजे जिनको कहते हैं, उन पूजों में किसी एक में भी अगर ऐसा होता है, जान लें आर्थिक क्षति स्तर यह कीट प्राप्त कर चुका है। इसलिए किसान भाई इसको तत्काल रोकथाम करने के लिए किसी एक रसायन का जो मैं बता रहा हूँ उनका प्रयोग करेंगे तो तुरंत इससे निजात पा जाते हैं। किसान भाई सबसे पहले क्या करेंगे कि धान की फसल में अगर पानी की कमी है तो एक बार पानी लगा देंगे। पानी भरने से भी ये कीट चूँकि नीचे ही काटता है, पानी भर जाता है तो उसमें ये उतर नहीं पाता है। उसके साथ ही एजेड जो नीम का सक्रिय तत्व होता है उसको ले लेंगे, 0.15% का घोल बना करके इसको छिड़क देंगे तो इस कीट से निजात पा सकते हैं। इसके साथ ही कुछ रासायनिक दवाएं हैं जिनमें एसीफेट नाम की दवा है, फिप्रोनिल नाम की दवा है, पायरिडाइलिल नाम की दवा है और थायोक्लोप्रिड, ये दवाएं हैं। इनको 100 से 150 ग्राम सक्रिय तत्व इनका लेकर के धान की जितनी क्षेत्रफल है उसमें 600 से 800 लीटर पानी के में घोल बना करके प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव कर देंगे तो ये तना बेधक की जो समस्या है उससे किसान भाई मुक्ति पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो सैनिक कीट होते हैं वो फसल में सबसे ज़्यादा उसका प्रकोप कब होता है? सैनिक कीट जैसे इस नाम से ही प्रतीत होता है, ये सेना की तरह काम करता है। जिस फसल में लग जाता है पूरी की पूरी फसल कई बार ये चट कर देता है। कई बार तो ऐसा होता है किसान शाम को देख के गया रहता है कि हमारी फसल सब कुछ स्वस्थ है और रात में ही ये सैनिक कीट आक्रमण करता है और सुबह फिर पुनः किसान अपने खेत में जाके देखता है तो लगता है कि बहुत सारी मात्रा में धान की फसल को किसी ने काट के गिरा दिया है। ये बहुत ही नोटोरियस ये भी है और जैसे तना बेधक है उसी तरह का ही ये भी कीट होता है, ये भी बहुत नुकसान करता है। तना बेधक का जो रोकथाम करने के लिए दवाएं बताई गई हैं उन्हीं दवाओं से, चूँकि ये दोनों कीट एक ही गण के होते हैं इसलिए वही दवाएं इन पर भी सक्रिय होती हैं और फसल को हम बचा सकते हैं। इससे मुक्ति हमको मिल सकती है उन्हीं दवाओं से। डॉक्टर साहब, ग्रास हॉपर जो कीट होते हैं वो फसल को किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं? ये ग्रास हॉपर तो फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। हॉपर एक्चुअली 4 ढंग के हमारी धान की फसल में लगता है। एक का नाम है ग्रीन लीफ हॉपर, जो देखने में हरे रंग का होता है, बहुत छोटा छोटा सा कीट होता है, शंकु के आकार का, लगभग सिर की तरफ चौड़ा होता है और पूँछ की तरफ जो जहाँ पंख सटे हुए होते हैं वहाँ पतला होता है, इसलिए इसको शंकु के आकार कहते हैं। जो हरा रंग होता है उसको ग्रीन लीफ हॉपर कहते हैं। ऐसे ही एक ब्राउन प्लांट हॉपर
हॉपर होता है, भूरे रंग का होता है। किसान भाई खेत में टहलते रहेंगे तो उड़ते हुए छोटे छोटे 5 mm साइज़ के कीट होते हैं। ये भूरे रंग का होगा तो ब्राउन प्लांट हॉपर होगा। एक दूसरा होता है उसको वाइट बैग प्लांट हॉपर कहते हैं। पिछले पंखे पर सफ़ेद रंग होता है, जिसके वजह से इसको वाइट बैग प्लांट हॉपर कहते हैं। और एक बहुत इससे थोड़ा बड़ा होता है, दूसरे गण का कीट होता है, जिसको हम हरा फुदका या ग्रास हॉपर कहते हैं। यह भी ज़्यादा नुकसान करता है। देखिए जो छोटे छोटे हॉपर हैं, ब्राउन लीफ हॉपर, ग्रीन लीफ हॉपर और वाइट बैग प्लांट हॉपर, इसको तो पहचान सकते किसान भाई अगर खेत में जाएंगे तो उनको पत्तियों पर सफ़ेद रंग के स्पॉट्स, धब्बे दिखते हैं। उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल कंटेंट ये कीट जो है सक कर लेते हैं, चूस लेते हैं। ये सारे हॉपर्स को कंट्रोल करने के लिए नीम से जनित रसायन या नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट, नीम गिरी का सत होता है, इन सबों का 4% का घोल बना के इस्तेमाल करके हम निजात पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को कीट नियंत्रण के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। किसान भाइयों, इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं संपन्न होता है। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।